नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। आइए हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसके ठीक पहले वाली क्लास में आपने प्रायद्वीपीय पठार का समग्र अध्ययन किया होगा। आज इसी क्रम में हम अगला जो भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान, इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। अभी हमने आपसे कहा कि आपने प्रायद्वीपीय पठार का समग्र अध्ययन किया है और वो जो प्रायद्वीपीय पठार रहा, उस प्रायद्वीपीय पठार के क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर विस्तृत यानी फैले हुए जो तटीय मैदान रहे, उन्हें ही पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की संज्ञा दी जाती है। और ये जो तटीय मैदान है ये जो तटीय मैदान है, आज की क्लास में हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। आइए, चूँकि तटीय मैदान के अध्ययन के लिए आपको दक्षिण भारत के मानचित्र की आवश्यकता होगी, तो आइए सबसे पहले हमने कहा ये जो दक्षिण भारत का मानचित्र है, इसे थोड़ा सा बना लेते हैं। इसे सबसे पहले थोड़ा सा बना लेते हैं। ये लगभग इस आकार का, लगभग हमने कहा इस आकार का, ये आपका दक्षिण भारत का मानचित्र रहा। लगभग इस आकार का हमने कहा, ये दक्षिण भारत का मानचित्र रहा। ये अब यहाँ से चूँकि ये बांग्लादेश वगैरह और भी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ ये गुजरात, ये कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र, आगे राजस्थान का ये जो क्षेत्र होगा। खैर, इसमें हम बात करने जा रहे थे। यहाँ पर आपने इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से पहाड़ी का विस्तार रहा होगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से पहाड़ी का विस्तार रहा होगा, जिसे पश्चिमी घाट पहाड़ी की संज्ञा दी गई होगी, जिसे हमने कहा ये पश्चिमी घाट पहाड़ी की संज्ञा दी गई होगी। और ठीक इसी तरह से यहाँ पूरब में कुछ इस तरह से दूर दूर पर ये पहाड़ियों के विस्तार की बातचीत हुई होगी, और इसे पूर्वी घाट पहाड़ी की संज्ञा दी गई होगी। तो साथियों, ध्यान देंगे आप, हमने कहा इस पश्चिमी घाट पहाड़ी के पश्चिम में, यानी यहाँ पर ये जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से ये जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, इसे ही पश्चिमी तटीय मैदान की संज्ञा देंगे। और इधर ये जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार होगा, इस तरफ ये जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार होगा, इसे पूर्वी तटीय मैदान की संज्ञा देंगे। इसे हमने कहा पूर्वी तटीय मैदान की संज्ञा देंगे। और आपको पता है इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर बंगाल की खाड़ी है तो इधर दूसरी तरफ अरब सागर है। ये दोनों वाटर बॉडी हैं। वाटर बॉडी मीन्स ये दोनों सागरीय क्षेत्र हैं, जलीय क्षेत्र हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तटीय मैदान की बात करें तो एक बात तो निश्चित है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो चूंकि ये दोनों सागर के किनारे स्थित हैं, ये दोनों, चाहे वो पश्चिमी तटीय मैदान हो अथवा पूर्वी तटीय मैदान हो, हमने कहा ये दोनों सागर के किनारे स्थित हैं। तो इन तटीय मैदानों का निर्माण या तो सागरीय तरंगों या सागरीय तरंगों के निक्षेपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ होगा, अथवा इन तटीय मैदानों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में बहने वाली जो भी नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। पुनः सुने, हमने कहा या तो तटीय मैदान के निर्माण सागरीय क्षेत्र की जो तरंगे हैं, उनकी निक्षेपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ होगा, अथवा इन मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण है, जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है, इनका निर्माण इस मैदानी क्षेत्र में बहने वाली जो भी नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद यानी मिट्टी के छोटे छोटे वह कण, वह बारीक टुकड़े होते हैं, जिन्हें भूगोल की भाषा में गाद की संज्ञा दी जाती है। तो इन मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। खैर, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब बात की बातें हैं। चूँकि यहाँ से एग्जामिनर, मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादातर चीज़ें पूछेगा। आइए हम सीधे रुख करते हैं उन तथ्यों की तरफ जहाँ से सामान्यतः आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है। तो आप ध्यान देंगे
आप बेशक ध्यान देंगे, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। हमने कहा इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ये कच्छ की खाड़ी है। और आपको पता होगा यहाँ पर ये जो मुख्य भूमि का ये जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे ही केप केमोरिन, इसे ही हमने कहा केप केमोरिन की संज्ञा दी गई है। और ये जो केप केमोरिन है, ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। आइए हम बातचीत करने जा रहे हैं सबसे पहले आपसे पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। सबसे पहले हमने कहा आपसे हम बातचीत करने वाले हैं इस पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। देखते हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। तो देखिएगा, इस पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में आपका एग्जामिनर आपसे संभावित प्रश्न क्या कुछ कर सकता है। सबसे पहले हम बात कर लें, ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है, ये जो आप कंप्लीट देख पा रहे हैं, इसकी जो औसत चौड़ाई है, औसत यानी एवरेज में हम बात करें, जो औसत चौड़ाई है ये 64 किलोमीटर, यानी इसकी एवरेज में जो चौड़ाई है लगभग 64 किलोमीटर की है। और इस पश्चिमी घाट पहाड़ी का जो सर्वाधिक विस्तार है, या इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई है, ये ताप्ती और नर्मदा नदियों के मुहाने पर है। और ध्यान देंगे, ताप्ती और नर्मदा नदियों के मुहाने पर इस पश्चिमी घाट पहाड़ी की चौड़ाई हमने कहा सर्वाधिक है। सर्वाधिक यानी ये लगभग, वहाँ पर ये लगभग 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई हो जाती है पश्चिमी तटीय मैदान की। और आइए देखते हैं अब, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, सॉरी पश्चिमी घाट पहाड़ी हमने लिखा है, पश्चिमी तटीय मैदान होगा यहाँ पर। ये जो हमने कहा पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक भिन्नताएं रखता है। और एक खास बात और भी है, इस पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली यानी प्रवाहित होने वाली जो भी नदियां हैं वह छोटी हैं, यानी उन नदियों की लंबाई बहुत अधिक नहीं है, छोटी हैं, किंतु वे तीव्रगामी हैं। तीव्रगामी का आशय उनका बहाव बेहद तीव्र है, वो बड़े ही स्पीड में बहाव करती हैं। और वो यही पश्चिमी घाट पहाड़ी यानी सह्याद्री, चूँकि पश्चिमी घाट पहाड़ी का दूसरा नाम सह्याद्री भी है, तो वे सारी की सारी जो नदियां हैं इसी सह्याद्री से, यहीं से निकल करके और तीव्र बहाव के साथ ये फट से यहीं पर अरब सागर में पहुंचकर और विलीन हो जाती हैं। तो इस हमने कहा पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली यानी बहने वाली जो भी नदियां हैं ये छोटी और तीव्रगामी हैं। इन नदियों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। ध्यान दें, वैसे एक छोटा सा परिचय आपको दे रहे हैं। आपने नाम सुना होगा गोवा की एक कैपिटल, गोवा की राजधानी का नाम पणजी। कई बार एग्जामिनर आपसे शायद पूछा होगा कि पणजी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो वहाँ पर 2-3 विकल्प आपको मिले होंगे, मांडोवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार, पाम्बा, शरावती। ये जितनी सारी नदियाँ हैं ये पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली छोटी और तीव्रगामी नदियाँ हैं, जो कि इसी सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में विलीन होती हैं। सह्याद्री मीन्स इस पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकल करके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। खैर, इनकी बात हम आपसे नदियों वाले शीर्षक में करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं इसके अतिरिक्त आपका जो एग्जामिनर है आपसे क्या कुछ पूछ सकता है। एक विशेष बात आप नोटिस करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली जितनी सारी नदियाँ हैं ये सब के सब अधिकांशतः डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती हैं। डेल्टा के बजाय हमने कहा एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। खैर, डेल्टा और एस्चुअरी ये दोनों भूगोल भाषा के अलग शब्द हैं। इसके बारे में हम आपसे अगले वाले शीर्षक के बारे में बातचीत करेंगे, अगले वाले क्लास में बातचीत करेंगे। आइए यहाँ पर सीधे हम रुख करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान से संभावित जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, हम उन प्रश्नों के बारे में आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये हमने बताया कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी से लेकर के यहाँ पर
ये एक ये भारतीय राज्य होगा और इस राज्य का नाम होगा गोवा। गोवा, हमने कहा ये एक भारतीय राज्य होगा, इस राज्य का नाम होगा गोवा। अब आप नोटिस करेंगे कि कच्छ की खाड़ी से लेकर के, कच्छ की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का ये जो तटीय क्षेत्र है, गुजरात से यानी गोवा तक का ये जो तटीय क्षेत्र है, इसे कोंकण तट की संज्ञा दी गई है। इसे कोंकण तट की संज्ञा दी गई है। और एग्जामिनर आपका ये पूछता भी है, कोंकण तट का विस्तार निम्न में से कहाँ तक है? दिया रहेगा गुजरात से गोवा तक, गोवा से न्यू मंगलौर तक, न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक, या एक आधा पूर्वी घाट के तट को दे दिया जाएगा आपसे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर गुजरात से गोवा तक का जो तट है इसे कोंकण तट की संज्ञा दी गई है। और कर्नाटक में यहाँ पर एक शहर है, कर्नाटक का एक बेहद चर्चित शहर है। इस शहर का नाम है न्यू मंगलौर। हमने कहा ये जो न्यू मंगलौर है ये एग्जैक्ट पश्चिमी तट पर स्थित है। और यहाँ इस गोवा से, इस हमने कहा गोवा से ये जो न्यू मंगलौर तक का ये जो तट है, गोवा से न्यू मंगलौर तक का जो ये तट है, इसे कन्नड़ तट की संज्ञा दी गई है। इसे हमने कहा कन्नड़ तट की संज्ञा दी गई है। वापस देखें, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक का जो तटीय क्षेत्र से कन्नड़ तट, और न्यू मंगलौर से यहाँ पर ये जो केप केमोरिन है, ये जो केप केमोरिन है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का जो दक्षिणी छोर है मुख्य भूमि का केप केमोरिन, यहाँ तक का ये जो तटीय क्षेत्र है, इसे इस वाले तट को मालाबार तट की संज्ञा देते हैं। मालाबार तट की संज्ञा देते हैं। अब पुनः आप देख सकते हैं, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से न्यू मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र कन्नड़ तट, और न्यू मंगलौर से केप कोमोरिन, यानी संपूर्ण जो केरल का तट है, जो संपूर्ण केरल का तट है, इसे मालाबार तट की संज्ञा देते हैं। ध्यान देंगे, मालाबार तट जो है ये ज़्यादातर बार एग्जामिनर के निशाने पर होता है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि ये मालाबार तट जो कि संपूर्ण केरल का तटीय क्षेत्र है, ये खास तौर पर चर्चा में इस वजह से रहता है जब भी भारत में कहा जाता है कि मानसूनी धमाका हो चुका है। मानसूनी धमाका कैसा है? भारत में वर्षा के लिए जो जिम्मेदार मानसूनी पवने हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, जो कि इसी अरब सागर से बन करके और भारत में दस्तक देने का प्रयास करती हैं, तो वे मानसूनी पवने सर्वप्रथम पहली अथवा दूसरी जून को ये मालाबार तट पर जो भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी है उससे टकरा करके और सर्वप्रथम संपूर्ण केरल के मालाबार तट पर धमाकेदार बारिश करती हैं, जोरदार बारिश करती हैं। और इसे ही आप समाचार पत्रों के माध्यम से ये सुनते देखते हैं कि भारत में मानसून धमाका हो चुका है, यानी भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मानसूनी पवने निम्न में से किस तट के माध्यम से दस्तक देती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अब आपका जवाब मालाबार तट होना चाहिए। खैर, ये हम बात कर रहे थे आपसे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। यहाँ पर हमने आपसे बातचीत की पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। ये तो पश्चिमी तटीय मैदान रहा, ये हमने कहा पश्चिमी तटीय मैदान रहा। आइए अब इधर बातचीत कर लेते हैं आपसे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। यहाँ पर हम आपसे बातचीत करेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो ध्यान देंगे, ये पूर्वी तटीय जो मैदान है, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसका जो विस्तार है बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये गंगा और हुगली जो नदियां हैं उनके मुहाने से लेकर के केप केमोरिन तमिलनाडु के आखिरी छोर तक है। और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम भिन्नताएं रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ से पूर्वी तटीय मैदान से भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूँकि पूर्वी तट पर स्थित भारत के कुल 4 राज्य हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा
उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद आपको पता है अगला तमिलनाडु है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से भी इसी प्रकार से तटों के बारे में आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखिएगा, ये जो संपूर्ण उड़ीसा का जो तट होगा, संपूर्ण हमने कहा ये जो उड़ीसा का तट होगा, ये यहाँ पर हमने कहा संपूर्ण जो उड़ीसा का तट है, उड़ीसा का जो तट है, इसे उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट, उड़ीसा वाले तट को हमने कहा इसे उत्कल तट अथवा उत्तरी सरकार तट की संज्ञा देते हैं। वापस देखेंगे आप, हमने कहा संपूर्ण इस उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को उत्कल तट अथवा उत्तरी सरकार तट की संज्ञा देते हैं। और पूर्वी घाट पर स्थित इन चारों राज्यों में सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश राज्य की है। और आप यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य का ये जो तटीय क्षेत्र है, संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य का ये जो तटीय क्षेत्र है, इस वाले हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। ये जो आंध्र प्रदेश राज्य का तटीय क्षेत्र है, इसे कई बार आपने पढ़ा होगा, इसे एक तो आंध्रा तट की भी संज्ञा दी जाती है, इसे आंध्रा तट की भी संज्ञा दी जाती है। और इसी आंध्रा तट का दूसरा नाम रायल सीमा तट भी है, रायल सीमा तट भी है। यानी ये जो संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य का तटीय क्षेत्र है, इसे हमने कहा आंध्रा तट और रायल सीमा तट की संज्ञा देते हैं। और इस तट का एक और नया नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसे एक और भी संज्ञा देते हैं, और इसे वर्तमान में चक्रवाती तट की भी संज्ञा दी जाती है। उसके पीछे वजह यही है कि भारत में अधिकांशतः जितने भी साइक्लोन हैं, जितने भी चक्रवात हैं, वो इसी आंध्र प्रदेश राज्य के तट के सहारे भारत में वो सब दाखिल होते हैं। और थोड़े समय पहले अगर आपको याद हो, आपके यहाँ शीत ऋतु में एक बड़ा ही जोरदार साइक्लोन, बड़ा ही ज़बरदस्त साइक्लोन आया था, जिसका नाम हुदहुद रहा, जो कि आंध्र प्रदेश के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और संपूर्ण उत्तर भारत को भी उसने अपने आगोश में ले लिया था। आपके यहाँ भी, यानी ये जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो भी मैदानी राज्य हैं, यहाँ पर भी शीत ऋतु में 5 से 6 दिनों तक जोरदार गरज चमक के साथ और तेज पवनों के साथ बारिश होती रही, काफ़ी जान माल की तबाही हुई थी। तो हुदहुद नाम का जो साइक्लोन रहा, वो जो चक्रवात रहा, हमने कहा आंध्र प्रदेश राज्य की जो तट है उसी के सहारे भारत में दाखिल हुआ था, इसलिए इसका नाम हमने कहा दूसरा एक अन्य नाम चक्रवाती तट भी है। और ध्यान देंगे, हुदहुद ये उस समय चर्चा में रहा, करंट का विषय बना रहा। खैर, इस साइक्लोन से जो सर्वाधिक प्रभावित शहर अथवा महानगर रहा, वह आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है विशाखापत्तनम, वो आपने देखा होगा, इस हुदहुद से वो पूरी तरह उजड़ चुका था। खैर, तो इस तरह से आपने देखा उड़ीसा राज्य का जो तट है इसे उत्कल तट अथवा उत्तरी सरकार तट की संज्ञा देंगे। आंध्र प्रदेश राज्य को तट है आंध्रा तट, इसे रायल सीमा तट और इसे ही चक्रवाती तट की संज्ञा देते हैं। अगला यहाँ पर एक और शेष बच रहा है, ये भारत का एक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु, हमने कहा ये राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु राज्य का ये जो तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य के जो तटीय क्षेत्र है, इसे ही कोरोमंडल तट की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हमने कहा कोरोमंडल तट की संज्ञा दी जाती है। और ध्यान दें, इसी कोरोमंडल तट पर यानी पूर्वी घाट पर यहाँ बंगाल की खाड़ी के किनारे एक तमिलनाडु की कैपिटल जिसका नाम चेन्नई है, ये चेन्नई महानगर अथवा शहर भी स्थित है। और ध्यान देंगे इस चेन्नई के बारे में आप ध्यान देंगे, ये चेन्नई भारत का वह शहर अथवा नगर है जहाँ से भारत का औसत समुद्री तल मापन किया जाता है। हमने कहा जहाँ से भारत का औसत समुद्री तल मापन किया जाता है। शायद आप इस बात को कम समझ पा रहे होंगे, औसत समुद्री तल मापन क्या है। आपने जब भी ट्रेन से कभी सफ़र किया होगा तो जो रेलवे स्टेशनों पर ये पत्थर के या जो भी बोर्ड लगे होते हैं, उस पर अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई 67.5 मीटर, यानी इस तरह की कुछ ना कुछ जो है ये ऊंचाई लिखी हुई होती है।
तो वही होता है समुद्र तल से औसत ऊंचाई। हमने कहा उसका मापन इस चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है और कोरोमंडल तट पर स्थित है, यहीं से भारत में समुद्र तल की औसत जो ऊंचाई है उसका मापन होता है। खैर संपूर्ण तमिलनाडु का जो तट है इसे हमने कहा कोरोमंडल तट की संज्ञा देते हैं। और कोरोमंडल तट भी ठीक उसी तरह ज़्यादातर चर्चा में रहता है जिस तरह से पश्चिमी तटीय मैदान का ये जो मालाबार तट है उसके पीछे वजह क्या है। हमने कहा मालाबार तट से आपके यहाँ मानसूनी जो पवनें हैं वो दस्तक देती हैं और कोरोमंडल तट संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा तट है जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ वर्षा जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर भी शीत ऋतु में होती है, तो बंधु आप शायद पहली बार आपको पता चलेगी ये जो आपके यहाँ मैदानी राज्यों में जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के जो भी राज्य हैं या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन राज्यों में जो भी शीत ऋतु में ये वर्षा होती है ये मानसूनी पवनों के द्वारा ना हो करके ये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण होती है। हमने कहा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आपके यहाँ ठंडी के दिनों में ये मैदानी राज्यों में ये वर्षा होती है। लेकिन ये जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ये जो लौटती हुई जो मानसूनी पवनें होती हैं ये उनके माध्यम से ये भारत का एकमात्र ऐसा तट है जहाँ पर ये शीत ऋतु में हमने कहा वर्षा होती है। ठंडी के दिनों में वर्षा होती है वो भी मानसूनी पवनों के द्वारा। और ये एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछा भी है कि निम्न में से किस भारतीय तट पर शीत ऋतु में वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, तो कोरोमंडल तट ये आपका जवाब होगा और ये सही भी है। तो इस तरह से आपने देखा ये मालाबार तट जो कि ये पश्चिमी तटीय मैदान पर है और यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट, ये दोनों बेहद अहम तट हैं। इन्हें आप थोड़ा सा आप इन्हें याद रखेंगे। और साथियों हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो बेशक इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि आगामी जो भी क्लास की वीडियोज़ होंगी वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। फ़िलहाल आज की क्लास को बस यहीं ब्रेक करेंगे और इसके बाद जो अगला आपका ये वीडियो होगा वो द्वीप समूह पर आधारित होगा। तो बहुत जल्दी फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।